दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। मेरी बात हमेशा की तरह सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, मेरी आज की वार्ता कल की ही तरह कुछ-कुछ रिपोर्टिंग नुमा है। इसका बड़ा दिलचस्प शीर्षक रखा है मैंने। मेरा शीर्षक है, मोदी के आईने में राहुल का चेहरा। मोदी के आईने में राहुल का चेहरा। कल की हमारी रिपोर्टिंग का खास किरदार था ग्लिसरीन एक्सपर्ट। याद रखिए, कल की हमारी रिपोर्टिंग का खास किरदार था ग्लिसरीन एक्सपर्ट और आज की रिपोर्टिंग में उसकी जगह आपकी मुलाकात में 56 इंची साहब के सकाइटिस्ट यानी मन के डॉक्टर से कराऊंगा। सकाइटिस्ट का मतलब होता है मनश्चिकित्सक यानी मन का डॉक्टर। कहीं जाइएगा नहीं दोस्त। आपको ध्यान ही होगा, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे 56 इंची साहब की तैयारी टीम उस समय चकित रह गई थी जब उन्होंने अचानक ग्लिसरीन की मांग कर दी थी। इसीलिए आज सुबह रोज की तरह जब टीम के लोग साहब का मेकअप करने की तैयारी कर रहे थे तो उनके दिमाग में चिंता थी कि अचानक कोई नई चीज आज भी न मांग ली जाए। लेकिन टीम वालों की किस्मत तेज थी, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा भी न था। दोस्तों, हुआ यह है कि जैसे ही साहब अपने हेयर डिजाइनर की कुर्सी पर बैठे और उनकी नजर आईने पर पड़ी तो वे बुरी तरह चौंक गए। उन्हें आईने में जो दिखा वह उनके लिए कल्पनातीत था, उनकी टीम के लिए भी कल्पनातीत था। कायदे से उन्हें आईने में अपनी शक्ल दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या, आईने में तो उन्हें अपना नॉन बायोलॉजिकल चेहरा दिखने की बजाय एक बायोलॉजिकल चेहरा दिख रहा था। साहब ने पलकें फड़फड़ाई, टिश्यू पेपर से आंखें पोंछी, ठीक से साफ की और नए सिरे से देखा, लेकिन वहां वही बायोलॉजिकल चेहरा दिख रहा था। और तो और उस चेहरे की पृष्ठभूमि में उन्हें एक महिला के शालीन चेहरे की झलक भी दिख रही थी, जिसे वे पहचान गए। इसी महिला को तो उन्होंने जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहा था। लेकिन सवाल तो यह था कि आईने में उनकी जगह, उनके सामने जो चेहरा था वह किसका हो सकता था। साहब की नॉन बायोलॉजिकल दाढ़ी तो पूरी तरह से सफेद थी, लेकिन उस बायोलॉजिकल चेहरे पर दाढ़ी काली सफेद थी, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बड़ी अदा से साल्ट एंड पेपर बियर्ड कहते हैं। और और तो और वह शख्स जो आईने में दिख रहा था वह राहुल गांधी की शैली में सफेद टी शर्ट भी पहने हुए था। लेकिन क्या वो राहुल गांधी था? मैं इस वक्त ये बात नहीं कह सकता। साहब को भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी कि वो उस चेहरे को राहुल गांधी के रूप में उस चेहरे की शिनाख्त कर लें। बहरहाल, साहब ने आंखों के बाद आईना भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार साफ कराया, लेकिन वह चेहरा बहुत जिद्दी निकला। वह हटने का नाम नहीं ले रहा था। साहब की बेचैनी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने हेयर डिजाइनर से पूछा कि क्या उसे भी आईने में वही चेहरा दिखाई पड़ रहा है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं सर, मैं तो आईने में आपको ही देख रहा हूं। जाहिर है कि साहब की छटपटाहट बढ़नी ही थी। अभी अभी वे व्याकुल हो ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने मेकअप रूम, आजकल इसे पाउडर रूम कहा जाता है, के एक कोने में एक विकराल और हिंसक किस्म का डंडा रखा हुआ दिखा। उस पर लिखा था जीएसटी, फिर नीचे लिखा था गब्बर सिंह टैक्स। जीएसटी भी लिखा था और जीएसटी का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ था, गब्बर सिंह टैक्स। यह देखकर साहब की बेचैनी क्रोध में बदल गई। उन्होंने गुस्से से पूछा कि ये डंडा यहां क्यों है? मैंने कल ही कह दिया था कि अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हम इसे नहीं चलाएंगे। इस डंडे को हम पिछले 8 साल से जरूर चला रहे थे। इसी डंडे से मैंने छोटे और मझोले उद्यमियों की पिटाई की थी। इसी डंडे से मैंने देश भर के तमाम उपभोक्ताओं को ठोका था। इसी डंडे से मैंने गरीबों को जमकर सजा दी थी और उनकी जेब से उनकी गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में निकाल ली थी। इसी डंडे का प्रयोग करके मैंने महंगाई बढ़ाई थी। लेकिन यह तो कल की बात है। अब तो हम इस डंडे का इस्तेमाल न करने की नीति पर चलने वाले हैं। दोस्तों, साहब की यह बात सुनकर हेयर ड्रेसर ने सुझाव दिया कि कहीं इस डंडे की मौजूदगी के कारण ही तो यह दूसरा चेहरा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसे मैं फौरन हटाता हूं। यह कहकर वह बंदा उस डंडे को पाउडर रूम के बाहर उठा ले गया। अब साहब ने फिर से आईने में देखा, लेकिन डंडा हट गया था पर वह बायोलॉजिकल चेहरा नहीं हटा था। वो वहीं मौजूद था। अब तो वह कुछ व्यंग से मुस्कुरा भी रहा था। उसके भाव कुछ ऐसे थे जैसे कि कह रहा हो, मैंने कहा था ना, मेरी बात पहले नहीं मानी। अगर मान ली होती तो यह नौबत क्यों आती? आज लोगों की जेब में पहले से ज्यादा पैसे होते, उनकी खरीदारी की ताकत बेहतर होती। पूरी अर्थव्यवस्था आज के मुकाबले
बेहतर स्थिति में होती। जानते हैं दोस्तों, साहब पर उस बायोलॉजिकल चेहरे की बातों का क्या असर पड़ा? वे सोचने लगे कैसी बदकिस्मती है कि उनके नॉन बायोलॉजिकल होने के बावजूद, यानी ईश्वरीय अंश होने के बावजूद, उन्हें एक बायोलॉजिकल के मुंह से ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। चूंकि चेहरा शीशे में लगातार मौजूद था और उनका मुंह भी चिढ़ा रहा था, इसलिए साहब ने फौरन अपनी टीम के उस सदस्य को तलब किया जिसे हम लोग सकाइटिस्ट या मन का इलाज करने वाला डॉक्टर कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि सकाइटिस्ट के पास एक काउच होती है। वह अपने मरीजों को उस काउच पर लिटाकर तरह तरह के सवाल पूछता है, फिर उन सवालों का विश्लेषण करके मरीज के मन का इलाज तजवीज करता है। मन के डॉक्टर ने 56 इंची साहब को पहले बाकायदा काउच पर लिटाया और फिर अपनी पूछताछ शुरू की। उसका मुख्य सवाल यह था कि क्या शीशे में दिख रहे चेहरे ने वास्तव में आपको कुछ सुझाव दिए थे जिनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया? ध्यान कीजिए, मन के डॉक्टर ने क्या पूछा था साहब से। उसका सवाल था कि क्या शीशे में दिख रहे चेहरे ने वास्तव में कभी आपको कुछ सुझाव दिए थे जिनके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया? इस सवाल के जवाब में साहब ने जैसे ही अपनी याददाश्त पर जोर दिया, उन्हें कई बातें एक साथ याद आईं। उन्हें याद आ गया कि पिछले 9 साल से यह चेहरा लगातार जीएसटी के सरलीकरण की मांग करता रहा है। उसका कहना था कि अगर जीएसटी का सरलीकरण नहीं किया गया तो वह गुड्स एंड सर्विस टैक्स होने की बजाय गब्बर सिंह टैक्स में बदल जाएगा। लेकिन साहब ने उसकी एक न सुनी और वन नेशन वन टैक्स को वन नेशन 9 टैक्सेस बना दिया। वन नेशन वन टैक्स को वन नेशन 9 टैक्सेस बना दिया। इसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब्स शामिल थे और 0.25%, 1.5%, 3% व 6% की विशेष दरें भी थी। यह चेहरा जिस पार्टी का नेतृत्व करता है, यानी कांग्रेस पार्टी, उसने अपने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में भी सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था के नाम पर जीएसटी 2.0 की मांग रखी थी। उसने जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की मांग की थी, जिससे मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज और छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए थे। साहब को यह भी ध्यान आ गया कि 28 फरवरी 2005 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लोकसभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी और 2011 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी लोकसभा में जीएसटी बिल लेकर आए तो साहब की पार्टी भाजपा ने उसका घोर विरोध किया था। दोस्तों, साहब को यह भी ध्यान आ गया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी जीएसटी का घोर विरोध किया था। यह याद आने पर साहब को थोड़ी सी शर्म भी आई कि आज उन्हीं की सरकार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का जश्न मनाती है, जैसे कि आम जनता से टैक्स वसूलकर उसने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो। साहब को यह भी याद आ गया कि देश के इतिहास में पहली बार जीएसटी के जरिए किसानों तक पर टैक्स लगाया गया है। यह उन्हीं की सरकार है जिसने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी थोपा। दूध, दही, आटा, अनाज, यहां तक कि बच्चों की पेंसिल किताबें, ऑक्सीजन, बीमा और अस्पताल के खर्च जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी उनकी सरकार ने जीएसटी टैक्स थोपा। दोस्तों, अपने मन के डॉक्टर के सवालों के कारण उन्हें यह भी याद आ गया जिस विकराल डंडे पर उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स लिखवा रखा था, वह नाम उन्होंने इसी चेहरे के जरिए प्राप्त किया था। कांग्रेस ने ही तो भाजपा के इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स नाम दिया था। साहब को यह भी याद आ गया कि कांग्रेस लगातार ध्यान दिलाती रही कि कुल जीएसटी का सिर्फ 2/3 हिस्सा यानी 64% हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्गीयों की जेब से जाता है। ध्यान कीजिए, जीएसटी के जिस कलेक्शन पर साहब की सरकार जश्न मनाती है उसका 64% हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्गीयों की जेब से जाता था, लेकिन अरबपतियों से केवल उसका 3% हिस्सा ही वसूला जाता था। जबकि कारपोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी गई थी। आप सोचिए, कारपोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी गई, फिर भी कारपोरेट जगत जीएसटी को केवल 3% देता था और बाकी जनता 64% जीएसटी देती थी। पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स की वसूली में 240% की वृद्धि हुई, लेकिन जीएसटी की वसूली में 177% की वृद्धि हुई। साहब को ध्यान आ गया कि आईने में लगातार दिख रहे और व्यंग से मुस्कुरा रहे इस चेहरे ने
2026 में, 2016 में और 2018 में बार-बार कहा था, जीएसटी को 18% से किसी भी कीमत पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसे न केवल कारपोरेट फ्रेंडली होना चाहिए, बल्कि उसे नॉन इन्फ्लेशनरी यानी महंगाई न बढ़ाने वाला होना चाहिए। साहब अब तक यह बात अच्छी तरह समझ गए थे कि इस बायोलॉजिकल चेहरे और उनकी पार्टी की बात न मानकर उन्होंने कुल मिलाकर देश का नुकसान ही किया है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ऐसे अच्छी बात मानना चाहिए कि 8 साल देर से ही सही जीएसटी पर साहब की सरकार की कुंभकर्णीय नींद आखिरकार खुली और उन्होंने जागकर जीएसटी दरों के रैशनलाइजेशन या सुसंगतिकरण की बात की। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? दोस्तों, ऐसा तभी हो सकता है जब सभी राज्यों को 2024-25 को आधार वर्ष मानकर 5 वर्षों की अवधि के लिए मुआवजा दिया जाए, क्योंकि दरों में कटौती से उनकी राजस्व आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर वे जीएसटी की दरों में कटौती कर देंगे तो उनकी आमदनी में 7,000 करोड़ रुपए की गिरावट आएगी। अब केंद्र सरकार को यह भी देखना है कि वो राज्यों की आमदनी में आई हुई इस गिरावट का इलाज उसके पास क्या है। जीएसटी का पालन करने की जटिल प्रक्रिया को भी खत्म करना होगा। तभी सही मायने में एमएसएमई और छोटे उद्योगों को वह लाभ पहुंच पाएगा जिसका दावा साहब की सरकार कर रही है। दोस्तों, ये सभी बातें याद करने और उन्हें मानने के बाद साहब को लगा था कि शायद अब वह चेहरा उनके शीशे से हट जाएगा और वे आखिर में अपना नॉन बायोलॉजिकल चेहरा शीशे में देख सकेंगे। इसलिए उन्होंने काउच से थोड़ा उचक कर दूर से ही शीशे की तरफ देखा, लेकिन वह चेहरा वहां अभी भी मौजूद था। इस पर उन्होंने अपने मन के डॉक्टर से अपनी चिरपरिचित नाक के सुर वाली आवाज में कहा, अरे भाई, अब तो वह डंडा भी हटा दिया, सब बातें भी याद कर ली, मान भी ली, यह तो फिर भी नहीं आ रहा है। इस पर मन के डॉक्टर ने कहा, सर, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बातें आप अभी तक भूल रहे हैं। मेरा डायग्नोसिस तो यह कहता है जब तक आप सभी बातें याद नहीं कर लेंगे तब तक यह बायोलॉजिकल चेहरा आपके आईने पर कब्जा किए रहेगा। इस पर साहब ने दिमाग पर फिर जोर डाला। उन्हें बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। उन्हें उस चेहरे की आवाज भी सुनाई पड़ी और उसका 2024 का वह बयान भी सुनाई पड़ा। सफेद टी शर्ट और काली सफेद दाढ़ी वाला वह चेहरा 6 अगस्त को कह रहा था कि जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना न पड़े, इसलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए वसूल लिए। दोस्तों, 6 अगस्त 2024 को उस चेहरे ने यह वक्तव्य दिया था कि मोदी सरकार ने बीमारों से भी 24,000 करोड़ रुपए वसूल लिए। हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी से मुक्त रखना ही होगा। दोस्तों, याददाश्त ताजा होते ही साहब कहने लगे कि भाई, ये बात भी मान ली, स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटा लिया है। इस बायोलॉजिकल चेहरे से कहो कि अब तो ये मेरा आईना छोड़कर चला जाए। इस पर मन का डॉक्टर सोच में पड़ गया। काफी सोचने के बाद उसने अपना निदान पेश करते हुए कहा कि सर, मुझे लगता है कि यह चेहरा अब प्रधानमंत्री का अल्टरनेटिव चेहरा बन गया है। सर, मुझे लगता है कि अब तो यह चेहरा प्रधानमंत्री का अल्टरनेटिव चेहरा बन गया है। आप वैसे भी बहुमत हारने के बाद एक एक करके इसी की कही हुई बातें मानते जा रहे हैं। वह जो कहता है उसे आप थोड़े हीले हवाले के साथ लागू करते जा रहे हैं, जैसे कि जातिगत जनगणना। यह बात भी तो इसी चेहरे ने कही थी। इस पर साहब ने पूछा, तो क्या यह अल्टरनेटिव या वैकल्पिक बायोलॉजिकल चेहरा कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? क्या हमेशा जब भी मैं आईना देखूंगा तो यह मुझे दिखाई देगा? अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपना चेहरा कैसे किसी शीशे में देख पाऊंगा? क्या भारत के प्रधानमंत्री को आईने में अपना चेहरा देखने की सुविधा भी नहीं मिलनी चाहिए? इस पर मन के डॉक्टर ने नरमी से समझाया, सर, इतिहास में ऐसे मौके भी आते हैं जब आपका अल्टरनेटिव चेहरा आपकी जगह ले लेता है। सर, इतिहास में ऐसे मौके भी आते हैं जब आपका अल्टरनेटिव चेहरा आपकी जगह ले लेता है। अभी इसने आईने में आपकी जगह ली है। अभी इसने आईने में आपकी जगह ली है। हो सकता है कि जल्दी ही ये आपकी कुर्सी पर भी अपनी जगह ले ले। तब सोचिए कि आप क्या करेंगे। दोस्तों, जानते हैं अपने मन की डॉक्टर की यह बात सुनकर
हमारे प्रिय नॉन बायोलॉजिकल साहब की प्रतिक्रिया क्या थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं आज के बाद से कभी अपने आईने में झाँकूँगा ही नहीं। अगर ऐसा है तो मैं आज के बाद से कभी अपने आईने में झाँकूँगा ही नहीं। मैं कभी अपने गिरेबान में नहीं झाँकूँगा। मैं असलियत को मानने से लगातार इनकार करता रहूँगा। देखें कब तक ये अल्टरनेटिव चेहरा मुझे परेशान करता है। दोस्तों, आज की रिपोर्टिंग बस यहीं तक। कल आपसे नई चर्चा होगी। हो सका तो मैं कोई नई रिपोर्टिंग करूँगा या कोई विश्लेषण आपके सामने पेश करूँगा। धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रिपोर्टिंग कम चर्चा पसंद आई है, तो आप नई परख के साथ जुड़िए, उसके साथ संवाद स्थापित कीजिए, उसके सब्सक्राइबर बनिए और दूसरों को भी उसका सब्सक्राइबर बनने की प्रेरणा दीजिए। मेरे ख्याल से मेरा और आपका प्रयास एक ही है, मेरा और आपका लक्ष्य एक ही है। हम दोनों देश के लोकतंत्र को सच्चा बनाना चाहते हैं, उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसा तभी होगा जबकि नई परख जैसे मंचों को आपका समर्थन मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।